हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बायोसेवर्ट का नियम। तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमने आप लोगों को बताया था, कल समझाया था ओस्टेड का प्रयोग। ठीक है, ओस्टेड ने क्या कहा था? ओस्टेड ने ये कहा था कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी कहानी यह है कि चुंबक के चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है, साथ में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी तार में तो भी चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। और धारा प्रवाहित करने का मतलब हमने आपको बताया था गतिमान आवेश, यानी आवेश जहां गतिमान है वहां धारा है। सीधी सी बात ये। उसी के आधार पर बायोसेवर्ट का नियम, ये जो लिखा हुआ है बायोसेवर्ट का नियम, ये बायोसेवर्ट एक नाम नहीं है, दो नाम है। बायो एक अलग वैज्ञानिक है और सेवर्ट एक अलग वैज्ञानिक है। हाँ, एक बायो और एक सेवर्ट, इन दोनों ने मिलके ये चेक किया जो ओस्टेड ने बताया था आपको। ओस्टेड ने ये बताया था कि तार के चारों ओर अगर हम तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इनका मतलब ये था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, कितनी दूरी तक इसका इफेक्ट होगा। जैसे सोचो जरा, मान लो हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था बढ़िया सा। मान लो जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, एक नाके पे चेकिंग लगी है, ठीक, तो उसका इफेक्ट कहाँ तक होगा? यहाँ तक उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि लोग पहले से देख लेंगे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या गाड़ी के कागज नहीं है, हमने पहले से देख लिया सामने चेकिंग लगी है, सामने चेकिंग लगी, हम अपना रास्ता बदल देंगे। तो जैसे ही हमने देखा उन्हें वैसे ही हमें अनुभव हुआ कि आगे जाने से मामला गड़बड़ा जाएगा। यही चेक हुआ। तो मान लो वो आधा किलोमीटर दूरी पहले से दिख गए हमें, तो उनका प्रभाव आधा किलोमीटर दूर तक है जहां से हमने उन्हें देख लिया। ऐसे ही इसका है कि तार, ये एक तार है पूरा, यहां से यहां तक देखो एक तार है, काफी लंबा तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, अब इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसे ये चेक करना है, बायोसेवर्ट को ये चेक करना है कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जब अलग अलग प्रयोग किए तो बायोसेवर्ट ने पूरे तार के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को नहीं निकाला। उसने क्या किया, तार का एक छोटा सा खंड लिया, एक छोटा सा खंड जिसे हम लघु अवयव या अल्पांश के नाम से जानते हैं। ये इतना लंबा तार है, यानी काफी लंबा तार है, इसका हमने एक छोटा खंड ले लिया। मान लीजिए इतना एक छोटा खंड है, इसका डिस्टेंस dl मान लीजिए, कितना है dl, l लंबाई ये तार की, और dl का मतलब एक छोटा सा अवयव हो गया। जिस भी राशि में स्मॉल d लग जाता है वो उसके छोटे खंड को व्यक्त करने लगता है। ये मार्कर है, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है। इतने टुकड़े की बात करेंगे हम तो इसे dl कह सकते हैं। इस मार्कर को अलग कर दें, इतने टुकड़े की बात करेंगे तो हम dl कह सकते हैं। और अगर हमें इसका संयुक्त रूप निकालना है तो ऐसे कई dl इसमें समाहित होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, लगभग 4 या 5 खंड इसके और हम मिला दें तो ये पूरे मार्कर की लंबाई बन जाएगी। आगे बात समझ में? अब हमने ये देखा कि जो अल्पांश खंड है, छोटा लघु अवयव है, उस लघु अवयव से स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु है P। ये बिंदु, इसका नाम है P। इस पर हमने माना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv है। B होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल B। जैसे हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी जो आपने पिछले चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जितने भी चैप्टर्स, उसी से रिलेट करती हुई चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, मतलब वैसे ही प्रारूप मिलेगा। तो यहाँ पर हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल B से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि अल्पांश खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम
इस चुंबकीय क्षेत्र को संपूर्ण न मान के इसको भी हम छोटा ही अवयव मानेंगे, तो हमने यहाँ पर डी लगा दिया। अभी यहाँ पर देखो सर्किल में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, और यहाँ पर सर्किल में देखो तार के दाएं पक्ष में भी हम किसी दूरी पर कोई बिंदु ले सकते हैं या बाएं पक्ष में भी ले सकते हैं। दाएं बाएं से भी मतलब नहीं है, चारों और किसी भी पक्ष में ले सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है जैसे ये तार है तो हम यहाँ कोई बिंदु ले लें, यहाँ कोई बिंदु ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इसके चारों ओर कोई भी बिंदु है, तो वो ये है इसका मतलब कि चाहे हम इस तरफ ले लें या इस तरफ हमने कोई पी डैश लिया। लेकिन फर्क ये होगा, अभी हमें पता नहीं चलेगा, आगे जाके जस्ट इसी के बाद जब हम पढ़ेंगे कि किसी धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा किस ओर होती है, इसके दो नियम अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी आप ये देख लो, एक जगह हमने बनाया है क्रॉस, दूसरी जगह बनाया हमने डॉट, बिंदु। क्रॉस का मतलब होता है जहां पे भी आपको क्रॉस मिलेगा, देखो क्रॉस भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है और डॉट भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। डीबी के नीचे यहाँ पे लगा है ना, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है, जो क्रॉस से हम व्यक्त कर रहे हैं उसका मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मतलब ये पूरा बोर्ड कागज है, जैसे आप रजिस्टर में लिखते हो तो वो कागज है, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर का मतलब ये होता है कि अगर ये जैसे अगर हमने मार्कर खोला, नॉक दिशा बता रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत इस दिशा में होगी, मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक। और कागज के तल के बाहर या ऊपर की ओर ये डॉट से व्यक्त करते हैं हम। मतलब इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, और इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में। इन दोनों बातों का अर्थ ये पता चल गया, अल्पांश खंड ले लिया। अब दूसरी बात, ये जो अल्पांश खंड डीएल है इससे पी बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा है, इसे अपन ओ बिंदु मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओ से पी बिंदु तक के बीच की दूरी को हमने स्मॉल आर से व्यक्त किया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कि किसी अल्पांश खंड के कारण तार के चारों ओर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक, सबसे पहले तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। कल भी हमने आपको बताया था कि तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है, जैसे हमने ए अनुक्रमानुपाती बी लिख दिया, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि अगर बी को बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा और बी को घटाएंगे तो ए घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है कि बी को बढ़ाएंगे तो ए घटेगा और बी को घटाएंगे तो ए बढ़ेगा। ये बात क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले अगर धारा की प्रबलता बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी हमें ये समझ आता है कि जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी डीबी, वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक बार पूरा लिखे दे रहे हैं, अनुक्रमानुपाती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डीबी अनुक्रमानुपाती आई। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश खंड के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डीबी डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। डीएल को हम क्या कह रहे हैं? लघु अवयव, अल्पांश खंड। ठीक है, डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। ठीक है। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि अल्पांश खंड डीएल और पी बिंदु के बीच बने कोण, कोण बन रहा है थीटा, के बीच बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। जिया का मतलब होता है साइन। तो ये हो गया डीएल व बिंदु पी के मध्य कोण अर्थात थीटा की जिया के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर हम लिख लेंगे डी, लिख के चलना है तो डी कर दें। यहाँ पर हम लिख लेंगे डीबी अनुक्रमानुपाती
साइन थीटा। चौथा पॉइंट O और P यानी अल्पांश खंड और वह बिंदु जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में। स्वाभाविक सी बात है, इसके चारों ओर करंट है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। भाई कहानी हो गई। नाके में पुलिस लगी है, जितने नजदीक जाओगे उतना ही खतरा बढ़ेगा, उतना ही खतरा क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब उनके पास जैसे ही नजदीकी बढ़ाओगे वैसे ही उनका प्रभाव ज्यादा होता चला जाएगा, और उनसे जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो बस वही कहानी है कि डीबी जो है वो ओ व पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये हुआ कि डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r। ये चारों बातें समझ में आ गई। चारों नियमों को मिला दूं, चारों नियमों को मिलाने पर मिलाया तो क्या बना? डीबी अनुक्रमानुपाती आई, फिर था डीएल, फिर था साइन थीटा, अपॉन में था आर स्क्वायर। यही जो संबंध बनता है यही बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती में कोई संबंध हम रखते नहीं, अनुक्रमानुपाती में कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक आएगा। उस नेतांक का मान होता है dB बराबर μ0 या μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक बात याद रखना, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नेतांक आता है, और सभी समीकरणों के लिए अलग अलग सूत्रों के लिए अलग अलग नेतांक होते हैं। इसके लिए नेतांक कितना है? μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई। μ0 क्या है? 4 पाई तो समझ में आता है, 4 तो अंक है, पाई भी कांस्टेंट है। म्यू का मतलब होता है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, जहां μ0 वायु या निर्वात ठीक है, वायु निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता है। दूसरी बात, जो ये μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू है ये होती है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी dB इज इक्वल टू 10⁻⁻7 I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस समीकरण को मिस्टर यू, इस समीकरण को लाप्लास समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। लाप्लास समीकरण, लाप्लास एक नाम है, उस लाप्लास समीकरण के नाम से भी इस समीकरण को जाना जाता है। ठीक है, हाँ ये पा आधा पा बना है, ऐसा घुमाई दे रहा होगा तो बात समझ रहे होगे। लाप्लास है मतलब भाई साहब गारंटी है इस बात की कि अक्षर गड़बड़ा जाए तो ध्यान 100% चला जाएगा कि अरे ये गलत लिख दिया, लेकिन 100% कंसिस्टेंसी से आप समझने की कोशिश ना करोगे, बल्कि गलत कहाँ लिख रहे हैं ये देख लो जरा। पा का बा कहाँ लिख दिया, धा का ना कहाँ लिख दिया। अब मजा आ गया इतने में, है ना, बड़ा मजा आया। एक बात बताओ, अगर इस P बिंदु को तार के ही किसी बिंदु पर लेते, तार पर ही किसी बिंदु पर लेते,
मान लो ये P बिंदु यहाँ होता तो फिर ये रेखा ना खिंचती। जब ये रेखा ना खिंचती तो कोई भी कोण ना बनता, तार पे ही रहता तो कोई भी कोण ना बनता, और जब कोई कोण ना बनता तो कोण कितना होता? 0 होता, और जब 0 होता तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे वाह, 1 3 5 18 28। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती? 9 से पढ़ रहे नालायकों। उसके बाद भी साइन 0 की वैल्यू 0। जब ये 0 तो पूरा वैल्यू 0, और जब ये 0 तो dv के मान 0। मतलब ये हुआ। अब दूसरी बात भी समझो, अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, देखो हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे अभी जस्ट, अभी केवल समझा रहे हैं। तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो तार की किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तार की किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, 0 होगा। क्यों? कोई भी कोण नहीं बनेगा, थीटा बराबर 0 होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, dv का मान 0 आएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0। मतलब तार पर कोई